साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है एक ही सर्कल पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पर मतलब किसी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री पे लाई जो कर रहे हैं पॉइंट्स, उन्हें हम कॉनसाइक्लिक कहेंगे। अगर दो पॉइंट्स की बात करें तो दो पॉइंट्स कोलिनियर आपने पहले पढ़ा था, कोलिनियर हो सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट तो बाकी छोड़ दीजिए, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए कोलिनियर बताने के लिए। एक ही लाइन पे लाई करने वाले कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 हो सकते हैं। और एक सर्कल पे लाई करने वाले मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए? 3 होने चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें हमें चेक करना है कि भैया ये एक सर्कल पे लाई कर रहा है, तभी हम चेक कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि 3 पॉइंट क्या एक सर्कल पे लाई करेंगे या नहीं लाई करेंगे, और इसको हम मैथमेटिकली बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली हम 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं। 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्या चारों पॉइंट सर्कल पर हैं? अगर 4 पॉइंट सर्कल पे हैं तो इन चारों पॉइंट को मिलाने से एक चीज बनेगा, एक फिगर बनेगा जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पे लाई कर रहे हो, किसी सर्कल पे हो, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने के एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका सम 180 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री है, तो मान लीजिए एंगल बी और डी की बात कर रहे हैं, आमने सामने है ये, तो इनका सम 180 डिग्री है। तो मतलब हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए प्रूव करने को और बोले भाई इसी को प्रूव करके दिखा दो, इसी थ्योरम को ही प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करेंगे? लाइए, आइए चलिए देखते हैं। मान लेते हैं इसका सेंटर O यहां कहीं लाई कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर O यहां कहीं लाई कर रहा है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटर को हम मिला देंगे पॉइंट A और C से, एकदम डार्क कर दे रहे हैं, पॉइंट A और C से मिला दिया। जिन दो एंगल की बात हमने नहीं की थी उनसे मिला दे रहे हैं। अब इस पे 2 एंगल्स बनेंगे, एक नीचे के साइड और एक ऊपर के साइड, बनने दीजिए। अब जरा हम बात कर लेते हैं एंगल AOC की। एंगल AOC, एंगल AOC इज ये वाला एंगल, क्या इसका दूना है कि नहीं है? है? एंगल AOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। क्यों है? सेम सेगमेंट। क्यों है भाई? सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है इसलिए है। ये तो प्रॉपर्टी थी सर्कल की, एंगल प्रॉपर्टी में हमने ये चीज पढ़ा था। तो असलियत में हमें CDA या ADC ही निकालना था। तो एंगल CDA या ADC दोनों एक ही चीज है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा एंगल क्या था? ABC। इस वाले एंगल की बात करें, इसका एंगल, इसका सेंटर पे बनने वाला, मतलब इस सेगमेंट से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। अगर इस सेगमेंट से बात करें तो ये देखिए ये वाला एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। अब ये भी एंगल AOC है, ये भी एंगल AOC है, कैसे जान पाएंगे कौन अंदर वाला है कौन बाहर वाला है?
तो जब रेड वाले को मैंने AOC लिख दिया है, तो ब्लैक वाले को आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ AOC, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है ना, 360 माइनस एंगल, तो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC। अभी भी रीजन वही है, सेम सेगमेंट। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड किया तो एंगल ABC प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC प्लस हाफ रिफ्लेक्स एंगल AOC। अब हाफ कॉमन ले लीजिए, हाफ प्लस कॉमन लिया तो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स ऑफ AOC। दो एंगल जिनको आपस में जोड़ा गया है, पहला वो खुद है और दूसरा उसका रिफ्लेक्स है, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। नहीं आपको पता है ये प्रॉपर्टी तो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे लिख लीजिए एंगल AOC और रिफ्लेक्स को आप लिखेंगे प्लस 360 माइनस एंगल AOC, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे कैंसल आउट करिए, 1/2 इंटू 360, फाइनली आपको क्या मिला? 180 डिग्री। तो क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है या वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, ये प्रूव हो गया। इसके अलावा इसमें कन्वर्स थ्योरम क्या है कि भाई अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए? साइक्लिक। कन्वर्स थ्योरम का मतलब उल्टा, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक होगा। तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं कि 100% ये साइक्लिक ही होंगे? जानते हैं? कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं स्पेशल जिन्हें आप जानते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आमने सामने के एंगल का सम क्या होगा? 180 नहीं होगा? 90 180 हो गया ना साइक्लिक। स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? फिर से 90 प्लस 90 180। लेकिन पैरेललोग्राम और रोम्बस ये साइक्लिक नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ना कि इनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये कभी जिंदगी में कभी भी ये हो ही नहीं सकते साइक्लिक। अगर कहीं आपको पैरेललोग्राम या रोम्बस लिखा हुआ है और कह रहा है कि भाई ये साइक्लिक है, तो आंख मूंद के लिखिए वो रॉन्ग है। 100% वो रॉन्ग है, क्योंकि वो इस थ्योरम को फॉलो नहीं करता। अगर इस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा तो वो साइक्लिक हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें ये जानना है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो भाई एक्सटीरियर एंगल किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, 4 अगर एक्सटीरियर एंगल आप बना रहे हैं तो हर एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के जस्ट इक्वल होगा। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, कैसे बताइए जरा देखिए ध्यान से। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक ही लाइन पे बन रहा है ना, ये एंगल ये बना, ये एंगल एक्सटीरियर है, इसका अपोजिट कौन सा है? C है। ठीक है, C है, अंदर वाले A और C का सम 180 है और इसका सम भी क्या है? 180 है। कोलिनियर है ना, लीनियर पेयर है ना, तो दोनों 180 है, दोनों को आपस में इक्वल करोगे तो A दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल।
तो मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। याद रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, बल्कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होगा, अंदर वाला एंगल, वो इक्वल होगा। ठीक है, बाहर वाला एंगल अपोजिट वाले अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी थी जो ये जो थ्योरम थे जो कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़ने थे। अब सेगमेंट ऑफ कॉर्ड्स, दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसे मिटा दूं? सेगमेंट क्या होता है, मतलब दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या खास बात बनेगी। मान लीजिए ये दो कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड हैं, ये दोनों एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट P है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि भाई कॉर्ड दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या बन रहा है, CP और PD। एक कॉर्ड का सेगमेंट क्या बना, CP और PD, दूसरे कॉर्ड का AP और PB। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन है। ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन भी होते हैं कॉर्ड के। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए दो कॉर्ड ऐसे जा रहे हैं और बाहर यहां कहीं मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट जो होगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस बार कॉर्ड क्या क्या लिया जाएगा, पूरा यहां तक सेगमेंट लिया जाएगा। पहला सेगमेंट ये होगा और कॉर्ड का छोटा वाला सेगमेंट क्या होगा, बाहर वाला। अंदर वाले को छोड़ देते हैं। जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो अंदर वाले को छोड़ दिया जाता है, बाहर वाले दोनों लिए जाते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बस इतना याद रखिए। अगर ये याद रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब ये थ्योरम बोल क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, और हम अभी इस थ्योरम को प्रूव भी कर देंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी थ्योरम अगर है आया है तो वो 100% उसकी प्रूविंग भी होगी, तभी वो थ्योरम आया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे। ये थ्योरम बोल रहा है कि भाई जो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, दो कॉर्ड्स, इनके सेगमेंट जो है इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है। मतलब AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। मतलब पहले कॉर्ड के दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन और दूसरे कॉर्ड के दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ठीक। अब इसे आइए प्रूव कर दें। कैसे प्रूव करने के लिए फिर से वही काम करेंगे जो पिछले थ्योरम में किया था। हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यहां पे कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ये जो कॉर्ड्स के दोनों अपोजिट साइड्स हैं उनको आपस में मिला देंगे। A और D को मिला दिया और C और B को मिला दिया। इससे क्या बन गया, एक आपको दिख रहा होगा दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। यहां पे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें अगर, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल A और एंगल C ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं, BD से बन रहे हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAB लिखने के बजाय आप DAP लिख दीजिए तो बेहतर होगा। एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल BCP। ये क्यों इक्वल है, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। आप लिख दीजिए सेम सेगमेंट, सामने वाला समझ जाएगा क्या बात कह रहे हैं आप। कहने का मतलब सेम कॉर्ड सेम आर्क से बन रहा है। ठीक है, सेम सेगमेंट।
अब ये वाला एंगल देखिए, नीचे वाले एंगल बी और एंगल डी, ये भी सेम सेगमेंट में ही है कि नहीं है? AC से बन रहा है कि नहीं? तो एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं, ADP, और इसे क्या लिखेंगे, सेम सेगमेंट। अब भाई किसी भी ट्रायंगल, देखिए सबसे पहला चैप्टर आपको ट्रायंगल ही पढ़ाएगा, सिमिलैरिटी, याद करिए सिमिलैरिटी पढ़ाया गया था कि नहीं? और सिमिलैरिटी में ये बताया गया था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे थे, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, तो यहां से हमें मिल गया ट्रायंगल APD is similar to triangle BPC। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो भैया इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो AP अपॉन PD, ये करस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए, तो हमने ले लिया, इस तीसरे वाले को छोड़ दे रहे हैं। AP अपॉन PD, हाँ, AP का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, CP, तो AP अपॉन CP या PC जो भी लिखना चाहें, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिला, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। जरा देखिए ऊपर क्या लिखा, जो प्रूव करना था वही लिखा है कि नहीं? तो इस तरह से प्रूव हो गया। तो इस चैप्टर में यही तीन चीजें मेन थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब इन चैप्टर के इन तीनों चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जितने भी सवाल हैं चैप्टर के वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? तो चैप्टर को निकाल दीजिए, अब मतलब इसका काम निपटा दीजिए, काम तमाम करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ठीक है? अब अंत में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अब जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे बात करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑब्वियसली नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं जिससे नया आने वाला वीडियो आपको पता चल जाए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जिस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, अगर मैं उसको पढ़ूंगा तो अगर ज्यादा लोगों ने डिमांड की तो जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। हो गया।